हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन सीरीज में डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे थे, जिसमें हम डेटाबेस इंडेक्सिंग को डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है उनमें जब डेटा बढ़ता है तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। तो डेटाबेस इंडेक्सिंग के थ्रू उस परफॉर्मेंस को, उस स्पीड को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एंड आज हम इसी इंडेक्सिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जो कि है क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। अब ये कोई टॉपिक बस नहीं है, ये सिर्फ ऐसा मत समझो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आपने समझ लिया और हो गया। नहीं, ये डेटाबेस इंडेक्सिंग का एक तरह का फाउंडेशन है। मतलब अगर आपने क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अच्छे से समझ लिया तो डेटाबेस इंडेक्सिंग से रिलेटेड और भी जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उनको भी आप इजीली समझ पाओगे। मतलब जो फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस इंडेक्सिंग के एडवांस लेवल पर जाने का, वो है क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं क्लस्टर इंडेक्सिंग के बारे में। बट क्लस्टर इंडेक्सिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइमरी की क्या होती है, क्योंकि जो क्लस्टर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्राइमरी की के साथ है। मतलब अगर आपको क्लस्टर इंडेक्सिंग समझना है तो उससे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है। तो देखो ये क्या होता है, मैं एक बार इसको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो, जो प्राइमरी की होती है वो ऐसी की होती है जो टेबल के हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मतलब अगर आपके पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। ये आपकी टेबल हो गई, आईडी एक कॉलम है, एंड दूसरा मान लीजिए नेम, तीसरा मान लीजिए प्राइस, चौथा मान लीजिए कैटेगरी। ऐसी एक टेबल है, टेबल का नाम क्या है, मान लीजिए टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड ये आपकी रो हो गई। ठीक है, अब ये जो कॉलम के नाम है मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये है आईडी, ये है नेम, ये है प्राइस, ये है कैटेगरी, एंड ये है डिस्क्रिप्शन। ऐसे है। ठीक है, अब इधर आईडी में क्या चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डेटा चलेगा, मतलब ऐसे डेटा रखा होगा। ठीक है, तो अगर आप इस आईडी को प्राइमरी की बना देते हो, अगर ये प्राइमरी की बन गई, ठीक है, तब क्या होगा, इस कॉलम का जितना भी डेटा होगा वो यूनिक होगा। मतलब हर एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, हर एक में यूनिक डेटा होगा। मतलब टेबल के हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइमरी की में आप नल यूज नहीं कर सकते हो, नल स्टोर नहीं कर सकते हो। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आया एंड यहाँ पर कहीं पर आपने एक और डेटा इंसर्ट किया और इसमें जो आपने आईडी है वो नल स्टोर कर दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है ये प्राइमरी की में। तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हो एंड नल भी स्टोर नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर मैनुअल आईडीज डाल रहे हो तो आपने किसी आईडी को डुप्लीकेट कर दिया तो एरर आ जाएगा। ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि कहीं पर आप आईडी डालना भूल जाते हो और वहाँ पे नल स्टोर हो रहा है, तब भी एरर आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा हमने कोड में जहां भी एंटिटी में काम किया है, जहां भी आईडी फील्ड ली है, उसको ऑटोमेटिक जनरेट किया है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट करने का रीजन यही होता है कि जब हम मैनुअल कोई एंट्री करते हैं तो हो सकता है कभी हमसे डुप्लीकेट हो जाए या नल स्टोर हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम वहाँ पर आईडीज को ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग प्राइमरी की एंड यूनिक की इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है जो प्राइमरी की है वही यूनिक की है एंड यूनिक की को ही प्राइमरी की बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो, अगर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो हमें एक बड़ी टेबल यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा सीधी टेबल नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये है आपकी आईडी। ठीक है, इसको आपने बना लिया था प्राइमरी। ठीक, प्राइमरी तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मुझे समझाना है यूनिक। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कॉलम है नेम। ठीक है, नेम यहीं पे लिख देता हूँ नेम।
अब आप चाह रहे हो कि आपके प्रोडक्ट टेबल में जितने भी नेम हो प्रोडक्ट के वो सब यूनिक होने चाहिए, तो आपने इसको क्या कर दिया, यूनिक। अब होगा क्या, यहाँ पर आप आईडी लिखते हो, मतलब कोई आपका डेटा आया टेबल में, ठीक है, एक डेटा इंसर्ट हुआ जिसकी आईडी है 1 एंड इसमें आप प्रोडक्ट का नाम कर देते हो P1। इसी तरह से दूसरा डेटा आया जिसका नाम मतलब आईडी है 2 एंड प्रोडक्ट का नाम है P2, ठीक। इसी तरह से आपके पास तीसरा डेटा आया 3, बट यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम देना भूल गए क्योंकि ये तो आप मैनुअल दे रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा नल। तो दोनों में क्या समझ में आया, जो प्राइमरी की होती है इसमें आप नल स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन जो यूनिक की होती है इसमें नल स्टोर हो सकता है, ठीक। चलो ठीक है, अब चौथा डेटा आया, यहाँ पर चौथा डेटा इंसर्ट हुआ एंड इसमें आपने गलती से फिर 3 कर दिया या इसमें आपने फिर से P1 कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो ये अलाउ नहीं है, यहाँ पर आ जाएगी एरर। मतलब प्राइमरी की एंड यूनिक की दोनों में डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, यहाँ पर आप डुप्लीकेट नहीं लिख सकते हो, डेटा नहीं स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक फील्ड है जिसमें आप प्रोडक्ट की आईडी स्टोर करते हो PID, तो इसमें भी आप चाह रहे हो कि इसको भी यूनिक कर दिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी आपकी यूनिक हो जाएगी। यहाँ पर भी आप यूनिक आईडी स्टोर कर दोगे, जैसे 001, 002, 003, इस तरह की कुछ भी आईडी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या दोनों में डिफरेंस आपको मिला, 2 डिफरेंस होगा यहाँ पर। पहली चीज़ तो जो प्राइमरी की होती है वो टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम पर अप्लाई हो सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि प्राइमरी की यहाँ भी आपने कर दी और किसी दूसरे कॉलम में भी आप प्राइमरी की बना देते हो उसको और आप सोचते हो ये भी काम करेगी, तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होनी चाहिए। बट यूनिक की में क्या है, इसमें आप मल्टीपल यूनिक कॉलम बना सकते हो, मतलब जितने भी चाहो आप यूनिक कॉलम बना सकते हो। तो इनमें सिर्फ 2 ही डिफरेंस है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर इंटरव्यू में भी आता है तो आपको ये 2 डिफरेंस बताने हैं। एक तो प्राइमरी की में नल अलाउ नहीं है बट यूनिक की में नल अलाउ है। दूसरा, प्राइमरी की एक ही कॉलम पर हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, बट यूनिक की मल्टीपल कॉलम को भी बनाया जा सकता है। अब आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर स्प्रिंग बूट एंड डेटा JPA पर काम कर रहे हैं, तो डेटा JPA हमें एक एनोटेशन देता है @id। अब @id से क्या होता है, इंटरनली ये जिस फील्ड पर हम लगाते हैं उसको एज अ प्राइमरी की ट्रीट करता है। मतलब जब डेटाबेस में कॉलम बनते हैं तो जिस फील्ड के ऊपर आप @id लगा देते हो वहाँ पर वो प्राइमरी की बन जाती है। मतलब जैसे हमने एक लाइन लिखी प्राइवेट लॉन्ग ID एंड इसके ऊपर हमने लगा दिया @id, तो इंटरनली क्या होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो हाइबरनेट एक टेबल क्रिएट करेगा एंड इंटरनली कुछ इस तरह की क्वेरी जाएगी। यहाँ पर मैं क्वेरी आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले होगा क्रिएट टेबल एंड अगर टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को ही समझा रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट्स, देन ब्रेसेस के अंदर होगा ID बिग इंट एंड प्राइमरी की, ठीक। इस तरह की कुछ ये लाइन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हाइबरनेट टेबल क्रिएट करेगा तो इस क्वेरी के थ्रू वहां पर इस ID को एज अ प्राइमरी की बना दिया जाएगा, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट होता है क्लस्टर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो MySQL में जो InnoDB स्टोरेज इंजन होता है उसमें जब भी किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाया जाता है तो InnoDB इंटरनली उसके लिए एक स्पेशल इंडेक्स क्रिएट करता है एंड उसी इंडेक्स को बोलते हैं क्लस्टर इंडेक्स। अब देखो, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैंने इससे पहले जो इंडेक्सिंग आपको समझाई है उसमें क्या बताया था कि एक अलग से फाइल क्रिएट होती है एंड इस फाइल के अंदर ऐसी टेबल नहीं होती है, इसके अंदर होता है डेटा स्ट्रक्चर। मतलब एक B+ ट्री होती है एंड इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, मतलब नोड होते हैं एंड नोड के ये लीफ होती हैं, मतलब चाइल्ड नोड होती हैं एंड चाइल्ड नोड की फिर से चाइल्ड नोड होती हैं। इस तरह से काम करता है, ठीक है। बट क्लस्टर इंडेक्स में ऐसा नहीं होता, मतलब डेटा स्ट्रक्चर तो यही होता है लेकिन यहाँ पर ये जो अलग से फाइल क्रिएट हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लस्टर इंडेक्स में इसी टेबल के अंदर ही, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए
ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है। मतलब क्लस्टर इंडेक्स में जो एक्चुअल डेटा होता है, टेबल का डेटा होता है, उसी को इंडेक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब जब ये इंडेक्स फाइल अलग बनती है, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा है ये अपनी जगह रहता है, ये कहीं चेंज नहीं होता, बट जो सर्चिंग ऑपरेशन होते हैं वो इस टेबल के थ्रू होते, मतलब इस फाइल के थ्रू होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जिससे सीधे उस कॉलम के रो को ये पॉइंट कर देता है और डायरेक्टली डेटा मिल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। मतलब क्लस्टर इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको ग्राफ बताता हूँ। एंड मान लीजिए मैं ट्री ही बना रहा हूँ, बी ट्री ही बना रहा हूँ, लेकिन इस बार बी ट्री को मैंने ऐसे कर दिया, ये रूट नोड है एंड ये चाइल्ड नोड है, ठीक है। एंड इसके फिर से चाइल्ड नोड है एंड यहाँ भी चाइल्ड नोड चल रहे हैं। ऐसे चाइल्ड नोड बनते जा रहे हैं, जैसे डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मतलब नोड बनते जा रहे हैं। अब एक टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे लास्ट में काफी सारे नोड बन गए होंगे, ठीक है। तो क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है, ये जो हमें डेटा दिख रहा है ये एक्चुअली लास्ट नोड का डेटा ही दिख रहा होता है। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने के बाद लास्ट में ये 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में सॉर्टिंग फॉर्म में ही ये आ रहे होते हैं। इस वजह से अगर हम इसको टेबल में क्रिएट करें ना, ये बना ली मैंने टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा आया है ये 1 2 3 ही आया है, इस वजह से यहाँ पर हमें ये 1 2 3 4 5 दिखता है। तो कहने का मतलब ये जो इंटरनली डेटा स्टोर हो रहा है 1 2 3 4 5, ये कैसे हो रहा है, ये इंटरनली क्लस्टर इंडेक्सिंग के थ्रू ही हो रहा है। मतलब अंदर क्लस्टर इंडेक्सिंग एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो बी प्लस ट्री होता है। एंड बी प्लस ट्री में जो लास्ट नोड होते हैं, जो लीफ नोड होते हैं, उनमें जो डेटा होता है वही डेटा एक्चुअली में हमें टेबल में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ का डेटा कहाँ गया, तो यहाँ कोई डेटा नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस होता है जो आगे के पाथ को कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर कुछ रेफरेंस होगा जो बताएगा कि आपको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। एंड अगर आप राइट में आ गए तो फिर राइट से लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो सिर्फ एक रेफरेंस होगा, बट जो एक्चुअल डेटा होता है वो लास्ट में ही होता है। इस वजह से यहाँ पर आपको ये 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यही रीजन है कि जब आप टेबल में कोई डेटा आईडी के थ्रू सर्च करते हो तो बहुत ही फास्ट सर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डेटा जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 वो इंटरनली बी ट्री चल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्च करते हो तो सीधा यहाँ से ही सर्च होने लग जाए। बी ट्री में मान लीजिए वो डेटा पहुंच गया इधर, या अगर मैं इसको और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक टाइम पर यहाँ पर पहुंच गया 500, ठीक है। अब ये 500 क्या है, ये एक नोड है, ठीक। तो ये काम कैसे करेगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 इस तरह से सर्च नहीं करेगा। मतलब अगर 1 2 3 4 5 एक साइड से ये सर्च करना शुरू करेगा तब तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इंटरनली क्या हो रहा होता है, यहाँ पर बी ट्री काम कर रही होती है। मतलब बी ट्री जब काम करेगी तो उसको पता होगा कि भाई 500 जो आईडी नंबर है वो कहाँ पर होगा, एंड एग्जैक्टली वो यहीं पर आ जाएगी। इस वजह से इससे रिलेटेड जो डेटा होगा, मतलब जो दूसरे कॉलम होंगे, इनका डेटा हमें फास्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बट अब क्लस्टर इंडेक्स के कुछ रूल होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं एंड इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रूल क्या होते हैं, देखो मैं रूल यहाँ पर आपको नंबर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला रूल ये होता है कि पूरी टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। मतलब जिस तरह से प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है, अब मैंने बताया था प्राइमरी की के थ्रू ही एक क्लस्टर इंडेक्स बनता है, तो क्लस्टर इंडेक्स भी पूरी टेबल में एक ही हो सकता है। एक कॉलम पर ही क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई हो सकता है, उसी के लिए ही बन सकता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्राइमरी की के थ्रू ही क्लस्टर इंडेक्स बनता है तो ये बात सही है, लेकिन इसका दूसरा इंडेक्स ना बनने का रीजन एक और है। वो क्या है, मान लीजिए आपने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट छोड़ो, मान लीजिए आपके पास 2 कॉलम है एंड एक में आप क्लस्टर इंडेक्स लगा देते हो, तो ये हो गया सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्सिंग जिसमें लगाओगे वो सॉर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका सॉर्टेड ऑर्डर में। अब मान लीजिए आप इस प्रोडक्ट आईडी में भी क्लस्टर इंडेक्स लगा रहे हो, तो ये भी फिर सॉर्टेड में चलेगा। तो 2 कॉलम सॉर्टेड में कैसे हो सकते हैं, ये तो ये चलेगा, ये तो ये चलेगा। अब मान लीजिए आईडी में क्लस्टर इंडेक्स लगा है, तो ये आईडी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गई, और जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आईडी है वो 001 002 003 फिर 007 फिर 009
फिर 006 इस तरह से है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें भी क्लस्टर इंडेक्सिंग लगा दूं तो यहाँ पर 001, 002, 00 फिर 3 फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 फिर 6, मतलब इनका ऑर्डर बदल जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। तो इसके बदलने से फिर इन आईडी का जो सीक्वेंस है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही आ गया ना, 1 के साथ 001 है, 2 के साथ 003 है। इसी तरह से ये जो डेटा है वो एक ही रो का डेटा है, तो इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर 7 की आईडी 4 है तो 4 ही रहेगी। अगर हम इसको चेंज भी करते हैं और ये 7 अगर यहाँ भी पहुंच गया ना एक बार को, अगर मान लीजिए 007 यहाँ है तो यहाँ भी 4 ही रहेगा। मतलब हम पूरी टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम का डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे कि एक से ज्यादा कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स लगा के उसकी जो वैल्यू है उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर एक रूल बनाया गया कि जो क्लस्टर इंडेक्स होगा वो पूरी टेबल में एक ही होगा। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि क्लस्टर इंडेक्स उस कॉलम को बनाया जाएगा जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाई गई है। मतलब ये प्राइमरी की है तो इसमें क्लस्टर इंडेक्स बन जाएगा, मतलब इसका जो डेटा होगा वो क्लस्टर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपकी टेबल में प्राइमरी की ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो उसमें आएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर आपकी टेबल में कोई ऐसी यूनिक की है, मतलब मान लीजिए आपने इसको यूनिक की बनाया था, ठीक है, इस नेम कॉलम को, तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कॉलम है जिसको आपने एज अ यूनिक की डिफाइन किया हुआ है एंड उसमें कांस्टेंट लगाया हुआ है नॉट नल का। मतलब यहाँ पर नॉट नल फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी। इस कॉलम के अंदर कहीं पर भी आप नल स्टोर नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसे कॉलम को वो क्लस्टर इंडेक्स बना देगा। ये भी बढ़िया बात हो गई। अगर प्राइमरी की नहीं है तो फिर यूनिक आईडी को ही, मतलब यूनिक की को ही ये क्लस्टर इंडेक्स बना देगा। बट इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि उसको नॉट नल बनाया गया हो, नॉट नल डिफाइन किया गया हो। ठीक है, बट अब आप बोलोगे कि हमारे पास अगर ऐसा भी कॉलम नहीं है जिसमें यूनिक की नॉट नल हो, या मान लीजिए आपके टेबल में यूनिक की ही नहीं है, मतलब यूनिक की नहीं है और प्राइमरी की भी नहीं है, तब क्या करोगे? फिर आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, ना प्राइमरी की है ना यूनिक की है, एंड यूनिक की अगर है भी तो वो नॉट नल नहीं है, तो इस केस में एक अलग से रो आईडी जनरेट करेगा। मतलब जो NODB है इंटरनली हर रो के लिए रो आईडी जनरेट करेगा एंड उस रो आईडी पर फिर क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई होगी। मतलब वो जो आईडी होगी वो सीक्वेंस में होगी क्योंकि उसमें क्लस्टर इंडेक्सिंग लगा होगा। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्सिंग समझ में आया। अब बात करते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग के बारे में। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग वही इंडेक्सिंग होती है जो जर्नली हम पढ़ते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था कि एक अलग से फाइल क्रिएट होती है आपके डेटाबेस में, एंड ये फाइल तब क्रिएट होती है जब आप किसी फील्ड में मैनुअली इंडेक्सिंग लगाते हो, मतलब @indexes का यूज करते हो, तब ये क्रिएट होती है। या फिर आपने इसको यूनिक ट्रू कर रखा होता है, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड को ट्रू कर रखा होता है यूनिक, तब जाके ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या है? ये एक अलग से फाइल है जिसमें सेम डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है B+3, एंड इसमें जो टेबल का डेटा होता है इसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता, मतलब इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया जाता है। ये जैसे स्टोर होता है वैसे ही स्टोर होता रहेगा, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। एंड सर्चिंग के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर फील्ड का डेटा होगा एंड एक रेफरेंस होगा, एंड रेफरेंस की वजह से जैसे ही डेटा यहाँ पर मिलता है सीधा वो उस रो में जाएगा एंड डेटा रिटर्न कर देगा। मतलब यहाँ पर नोड के अंदर रेफरेंस और डेटा की हेल्प से मेन टेबल में डेटा सर्च करते हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस बोल दीजिए या पॉइंटर बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो सब एक ही चीज़ है। तो उसकी हेल्प से यहाँ पर डेटा सर्च होता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज, एक टेबल में मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब जैसे क्लस्टर इंडेक्सिंग में रूल था कि एक टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया जा सकता है, बट नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग में आप मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज कर सकते हो। अब कितने मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज हो सकते हैं? तो अगर मैं NODB की बात करूं, MySQL की बात करूं, तो यहाँ पर 64 की लिमिट होती है। मतलब 64 नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो।
एंड अगर इससे ज़्यादा किसी कॉलम के लिए इंडेक्स क्रिएट करते हो या कॉलम को एज अ यूनिक की डिफाइन करते हो तो एक एरर आ जाती है, टू मैनी कीज स्पेसिफाई, इस तरह का कुछ एरर आता है। एंड अगर आपने कभी देखा हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपने बहुत ज़्यादा यूनिक की डिफाइन कर ली है या इंडेक्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसक्यूएल सर्वर का यूज करते हो तो उधर 999 इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, मतलब 999 इंडेक्स आप क्रिएट कर लोगे एंड कोई एरर नहीं आएगी। बट इससे बाद अगर आप 1000 इंडेक्स क्रिएट कर लेते हो, मतलब 999 के बाद अगर आप एक भी इंडेक्स ज़्यादा क्रिएट करते हो तो सेम एरर आ जाएगी। बट इसी जगह अगर हम ओरेकल डेटाबेस या पोस्टग्रेसक्यूएल की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, आप मल्टीपल इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर के बारे में। एंड यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर चीज़ आपको बताई है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर डेवलपर या स्टूडेंट को नहीं पता होती है। तो जब भी आपसे कहीं पर पूछा जाए तो इसको ज़रूर एक्सप्लेन करिए। एंड इसके साथ एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लास्ट नोड होते हैं, जो लीफ नोड होते हैं, जो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये लीफ नोड ही हैं। तो इनमें क्या होता है, ये नोड एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं, मतलब इंटरनली लिंक लिस्ट फॉलो हो रहा होता है। मतलब बी ट्री तो ये चलता ही है, लेकिन जो लास्ट नोड होते हैं इनमें लिंक लिस्ट फॉलो हो रहा होता है, मतलब एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर लिखूँ, अगर इस तरह की ये नोड है एंड इनको सेम इस तरह से मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है, ये एक नोड है एंड ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये 1 2 से कनेक्टेड होगा, 2 3 से कनेक्टेड होगा, 3 4 से कनेक्टेड होगा, इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए आप कोई रेंज सर्च कर रहे हो, मतलब आपने एक क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड उसमें आप रेंज सर्च कर रहे हो वेयर आईडी बिटवीन 100 to 200। तो इस तरह का आपने कुछ क्वेरी लिखा, तो इसमें होगा क्या, अगर ये लिंक लिस्ट यहाँ पर नहीं होगा एंड ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, या मैं ये बोल दूं कि अगर ये सॉर्टेड नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में ही क्यों आते हैं, मतलब इसको इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है, मतलब बी ट्री का ही यूज क्यों किया गया है। एंड बी प्लस ट्री का यूज इस वजह से किया जाता है इसमें डिफ़ॉल्ट, कि ये लास्ट में जो लीफ नोड हो वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में क्रिएट हो, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से ही एक सॉर्टेड ऑर्डर में ही डेटा क्रिएट हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी एक बहुत बढ़िया रीजन है एंड उसी को यहाँ पर मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो लास्ट नोड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लिंक लिस्ट से, मतलब जो पहला नोड होगा वो दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से। तो होगा क्या, जब भी आपको कोई रेंज सर्च करनी होती है तो रेंज में वो हर एक डेटा को सर्च नहीं करता, मतलब डेटाबेस जब डेटा को सर्च करेगा एंड इस बी ट्री में आएगा, बी ट्री के अंदर चलेगा ये, तो हर एक डेटा के लिए बार बार ट्रेवर्स नहीं करेगा इस ट्री में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 सर्च कर लिया, इसके बाद फिर से ट्रेवर्स हुआ डेटाबेस में ये और 1001 के लिए डेटा ढूंढ रहा है, फिर 102 के लिए ढूंढ रहा है, फिर 103 के लिए भी दोबारा से जाके हर एक नोड में जाके चेक कर रहा है कि 103 कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगे, बार बार होने लगे, तो जब हम रेंज सर्च करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे एक मिला, जैसे इसको 100 नंबर मिल गया, तो 100 नंबर के बाद के इसको पता है कि सब कनेक्टेड एंड सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ये एक बार में ही पूरा डेटा निकाल लेगा। मतलब 101, 102, 103 सब कुछ एक ही बार में आ जाएगा रैम में। तो इसमें क्या होगा, जो डेटाबेस लोड होता है वो कम हो जाता है, मतलब डेटाबेस को बार बार ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता, जिस वजह से लोड कम होता है। ठीक है। एंड सेम चीज होता है डिस्क ऑपरेटर में। मतलब अगर यहाँ पर आपसे डिटेल में ये आंसर लिया जाए तो एक तो रीजन ये हो गया कि यहाँ पर सब लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो एक बार में ही डेटा आ जाता है। इससे जो डेटाबेस ओवरहेड है वो कम हो जाता है, ओवरलोड है वो कम हो जाता है। तो एक रीजन तो ये हो गया इस तरह का डिजाइन करने का। दूसरा रीजन है डिस्क ऑपरेशन। डिस्क ऑपरेशन में क्या होता है, मतलब ये जो आपका डेटा स्टोर है ये आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है, राइट। अब हार्ड डिस्क से कोई भी डेटा आप निकालते हो या ले जाते हो या सर्च करते हो, तो ये एक कॉस्टली ऑपरेशन होते हैं, इसमें टाइम लगता है, लोड लेता है, सीपीयू लोड लेता है,
और इसमें डेटाबेस इन्वॉल्व है तो डेटाबेस लोड लेता है। तो ये सारी चीज़ें लोड लेती हैं, जिससे प्रोग्राम क्या है थोड़ा सा ओवरलोड फील करता है या हैवी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म चलता है डिस्क के कॉन्सेप्ट में कि जब भी आप डिस्क से कोई डेटा लाते हो तो वो सिर्फ एक डेटा नहीं आता, वो पूरा का पूरा पेज लेकर आता है। मतलब पूरा का पूरा पेज लोड होता है। मतलब ये पूरा पेज एक बार में मेमोरी में आ गया, रैम में आ गया। अब आपको बार बार डिस्क में जाके डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रैम से ही आप डेटा ले लोगे। एंड रैम में ऑपरेशन करना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो ये दो केस आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड एक्चुअली में रीजन भी यही है बी ट्री के इस स्ट्रक्चर का। मतलब यहाँ पर जो एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, या यूँ कहें कि ये जो बी ट्री मैकेनिज्म है ये डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है और यही हमें रिप्रेजेंट होता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ भी इंटरव्यू क्वेश्चन आए आपको जवाब में यही बोलना है। ठीक, अब ये चीज़ें क्लियर हुई तो इस लेक्चर में अब इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है पूरा, मतलब क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर से रिलेटेड जो भी मैंने समझाया है, अगर आपको प्रॉपर समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।